गुड इवनिंग ऑल। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कल के दिन के कुछ चीज़ों से। तो कल एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैंने गंधक का जब गुण पढ़ाए थे, तो मैंने उसमें पढ़ाया था कि जो गंधक है वो गुण में सर होता है, उष्ण और सर होता है गुण में। तो सर का कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे गंधक है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है, तो वो सरगुण कैसे हुआ? तो सरगुण ऐसे हुआ, जैसे गंधक के जब अपन योग यूज करते हैं, तो गंधक का जब एक्सटर्नली उपयोग करते हैं लेप आदि के रूप में, तो क्या करता है वो, जैसे भी कुष्ठ वगैरह हैं उनको क्या है वो क्लीन करता है उस एरिया को। उसको क्लीन कैसे करता है? जैसे ही गंधक का अपन लेप वगैरह लगाते तो वो वहाँ पे उस एरिया में गंधक जो है पिघलता है, और फिर वहाँ पर जो है वो मूवमेंट करवाता है, जितने भी डेड टिश्यू वगैरह हैं उनको हटाने का जो है वो काम करता है। इस तरह से शायद बोला गया है कि इसमें सरगुण होता है। ठीक है, तो सरगुण होता है गंधक में। ठीक है, गंधक के गुणों में एक सरगुण भी होता है, ये चीज आप याद रखना। ठीक है, अच्छा मेरे को ये बताओ, गंधक का शोधन कैसे किया था? किसी को याद हो तो एक बार बता दे पुराना, गंधक का शोधन की विधि बताएगा कोई? बताओ। हम्म। 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 अच्छा। उष्णोदक से। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उपरस वाला जो श्लोक है वो मेरे को कोई सुना देगा? आठों उपरसों के नाम। हम्म। हम्म। ठीक है, कंकुष्ठम चेती उपरसाश्चाष्टौ भारत कर्मणि। ठीक है, गंधाश्म, गैरिक और काशीस, यानी गंधक, गैरिक और काशीस, ये तीन अपने हो गए। अच्छा, गैरिक का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या था, रासायनिक सूत्र गैरिक का? गैरिक का रासायनिक सूत्र। वेरी गुड, किसने बताया है? किसने बताया आंसर? ठीक है, वेरी गुड सुमन। अच्छा, और काशीस का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या है? इंग्लिश नेम या केमिकल? FeSO4। वेरी गुड। ठीक है, तो FeSO4 ये है, फिर इसमें कुछ आगे जल के अणु भी जुड़ते हैं? हाँ, पूरा बोलो। ठीक है, जल के अणु जुड़ने से बहुत डिफरेंस हो जाता है दोनों चीजों में। ठीक है, तो FeSO4.7H2 ये है। ठीक है, अब अपन आगे बात करेंगे। गंधाश्म गैरी काशी से अपना हो गया कांक्षी यानी फिटकरी के बारे में जो है अपन अब बात करेंगे। फिटकरी क्या होती है, सबको पता है, पोटाश एलम है। ठीक है, अ, इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है, अपन को सब पढ़ के आए, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर अपन आगे इसके पर्यायों की बात करें, तो इसके पर्याय हैं तुवरी, सुराष्ट्रजा, सौराष्ट्री। सुराष्ट्रजा सौराष्ट्री इसके पर्याय क्यों हैं? क्योंकि क्या है, ये सौराष्ट्र देश में, अब सौराष्ट्र का है गुजरात में, तो वहां पर इसकी जो है नेचुरल उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पे इसका सौराष्ट्रजा और सौराष्ट्री इसके पर्याय है। सौराष्ट्र मृतिका, ठीक है, तो ये श्वेत चूर्ण के रूप में होते हैं, इसलिए यहाँ पे सौराष्ट्र मृतिका बोला गया है। स्फटिकारी, ठीक है, स्फुटी, स्फटिका, फटिका, शुभ्रा, शुभ्रा श्वेत वर्ण की होती है इसलिए इसको शुभ्रा बोलते हैं। कांक्षी, रंगदा, दृढ़ रंगा। क्या है कि जो पुराने टाइम में जब रंगने का काम करते थे ना कपड़ों को, तो थोड़ी सी फिटकरी भी डाल देते ताकि वो रंग अच्छा चढ़े, इसलिए भी यहाँ पे इसको रंगजा और है ना ये दृढ़ रंगा इसके नाम दिए गए हैं। ठीक है, इसके प्राप्ति स्थानों की जो अपन बात करें, तो इसके प्राप्ति स्थान कहाँ कहाँ मिलती है, तो गुजरात के सौराष्ट्र देश में। ठीक है, इसके अलावा पंजाब के
मियावाली में, नेपाल, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, मद्रास, महाराष्ट्र, राजस्थान, अफगानिस्तान, इन जगहों पे जो है स्फटिका पाई जाती है। ठीक है, तो इस ये अपन है स्फटिका के प्राप्ति स्थान हो गए। भेद की बात करें तो रस रत्न समुच्चय के अनुसार दो भेद होते हैं, फुटकी और फुल्ली का, नहीं फटकी और फुल्ली का। ठीक है, तो फटकी में क्या है, किंचित पीतवर्ण की, गुरु, स्निग्ध, विषनाशक और व्रण एवं कुष्ठनाशक जो है वो फटकी टाइप की जो है स्फटिका होती है। और फुल्ली का बाहर में लघु, श्वेत, शुभ्र वर्ण की, स्निग्ध, अम्ल, इसका लेप करने से ताम्र भस्म आसानी से बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे फुल्लिका के जो कुछ गुण बता रखे हैं वो आप याद कर ही लोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो रसेंद्र चूड़ामणि ने दो प्रकार के भेद माने हैं, स्फटिका और फुल्लिका। स्फटिका वही ईशत पीतवर्ण की, गुरु और स्निग्ध, और फुल्लिका कैसी होती है, निर्भार यानी हल्की होती है, लघु होती है और स्निग्ध होती है। इसके अलावा अपन ये और कह सकते हैं श्वेत वाली जो है वो खंड यानी टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, स्फटिका वाली। और फुल्लिका वाली कैसी होती है, जो चूर्ण रूप में इस टाइप की पाई जाती है, वो आप ये मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने भेद हो गए किसके, फिटकरी के। फिर फिटकरी के शोधन की बात करें तो शोधन में सिंपल से, बहुत सिंपल शोधन है, इसमें पानी को उड़ा देते हैं बस, वही शोधन है इसका। कैसे उड़ा देते हैं पानी को, लोहे की कढ़ाई में डालकर अग्नि पर फुलाने पर, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं उत्फुल्लीकरण। जैसे कि निर्वाप होता है, अवाप होता है, ढालन होता है, ऐसे एक प्रक्रिया होती है उत्फुल्लीकरण। उत्फुल्लीकरण होता है फुलाना। ठीक है, तो कैसे फुलाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मक्के के दानों से अपन क्या पॉपकॉर्न फुलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे। थोड़ी सी मात्रा में फिटकरी लेते हैं और उसको है ना जो कढ़ाई में डाल देते हैं, और फिर मंदाग्नि पे उसको चलाते रहते हैं। धीरे धीरे करके क्या होता है, उसके अंदर से जो वाटर कंटेंट है 24H2O जो अणु है वो सारे उड़ जाते हैं गर्मी के कारण। ठीक है, हीट के कारण, और फिर अपन को शुद्ध फिटकरी जो है प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस आपको फिटकरी शोधन समझा देता हूँ कि क्या क्या अपन ने चूल्हे पर अग्नि प्रज्वलित करके उस पर लोहे की कढ़ाई रखकर गर्म करे। ठीक है, फिर क्या है, फिटकरी 500 ग्राम को खरल में चूर्ण करके तप्त कढ़ाई में चारों ओर फैलाकर छोड़ दें। कुछ ही देर में फिटकरी का चूर्ण पिघलकर द्रव रूप में गोंद जैसा हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको छेड़ना नहीं है, कंटिन्यू जो है अग्नि चलने देनी है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो वो द्रवांश है वो सूखने लगता है, और फिटकरी जो है लाजा, जैसे चावल के फुल्की फूले होते हैं ना, उनकी तरह जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होकर फूलने लगती है। इस बीच द्रव्यांश सूखने और फूलने के समय चुन चुन जैसी आवाज होती है, चटकने जैसी आवाजें होती है। ठीक है, फिर इसको स्वांक्षित होकर होने पर जो है शीशी में डालकर रख देना चाहिए। समझ में आ गया कि जब अपन ने इसका शोधन करने के लिए सबसे पहले अग्नि दी, है ना, कढ़ाई में डाला, फिर कढ़ाई में डालने पर जब उसको स्टार्टिंग में गर्म करते हैं तो 24H2O अणु भी हैं उसके, तो जिसके कारण वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है, द्रवीभूत हो जाती है। फिर उसको धीरे धीरे चलने देते हैं, वो द्रव धीरे धीरे सूखता जाता है, और सूख के फिर बाद में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल जाती है, जो फूल के और ना खूब सारी मात्रा हो जाती है फिटकरी की, ऐसे फूल जाती है मतलब वो। तो इसी प्रक्रिया को बोला है, प्रक्रिया कौन सी, उत्फुल्लीकरण। और डायरेक्ट अपन अग्नि संयोग करते हैं, ठीक है, कढ़ाई में डाल के। तो इस प्रकार से जो है कांक्षी या फिटकरी का शोधन हो गया। अब फिटकरी में जल के अणु थे, तो बिफोर शोधन प्रोसीजर और आफ्टर शोधन प्रोसीजर जो वेट है बहुत अंतर हो जाता है उसमें। जैसे कि मान लो आपने 500 ग्राम फिटकरी ली, ठीक है, फिर उसको आपने अग्नि संयोग दिया, फिर जब आप फाइनल प्रोडक्ट पाते हो शोधन के बाद, तो वो आपको लगभग 350 450 ग्राम के करीब जो है मिलता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी के अणु जो उसके बंधे हुए थे वो सारे अपन ने फ्री कर दिए, वाष्प बना के उड़ा दिए। ठीक है, इसलिए जो वेट में कमी आती है। अब फिटकरी का मारण वगैरह यानी भस्म निर्माण तो होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग फिटकरी का सत्वपातन करते हैं। तो सत्वपातन कैसे करते हैं वो, कि जो सत्वपातन के अपन ने नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्षाराम्ल द्रावकैर युक्तम वाला दमातमाकर कोष्ठ के, तो वही यहाँ पे होगी कि क्षार वर्ग और अम्ल वर्ग के द्रव्यों में जो है फिटकरी को अच्छी तरह मर्दन करके उसकी टिकिया बना करके जो है फिर उसके बाद मूषा में या अंगार कोष्ठी में तीव्र दमन करते हैं। इस प्रकार से जो सत्व निकलता है वो फिटकरी का सत्व होता है, शुभ्र वर्ण का होता है। शुभ्र मतलब सफेद वर्ण का होता है। ठीक है, अब फिटकरी के गुण अपन देखें
तो रस में कषाय कटु अम्ल होती है, कषाय कटु अम्ल। वीर्य में उष्ण होती है, ठीक है। और बाह्य प्रयोग से संकोचक प्रभाव की होती है। संकोचक मतलब जो बाहर, जैसे बाहर कोई घाव वगैरह हो गया, व्रण वगैरह हो गया, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, उस एरिया को, उस घाव को भरने का काम करती है, ठीक है। यह कंठ्य, केश्य, व्रणग्न। अब मैंने बाल को एक्सटर्नल यूज बताया था, व्रण पे काम करते तो व्रणग्न, व्रण का नाश करने वाली। व्रण क्या होते हैं? घाव होते हैं, ठीक है। केश्य बालों के लिए अच्छी, कंठ्य मतलब गले के लिए अच्छी होती है, ठीक है। विषग्न विष का नाश करने वाली होती है। श्वित्रहर सफेद कुष्ठ में भी इसको देना लाभकारी होता है। नेत्र्य नेत्र के लिए हितकर होती है। विषम ज्वर नाशक, ठीक है, विषम ज्वर में जो है काम आती है दूर करने में। कंडू और त्रिदोष नाशक जो है, इस प्रकार की फिटकरी की क्वालिटीज होती है, ठीक है। वैसे अपन देखें प्रैक्टिकल लाइफ में फिटकरी को कहाँ यूज करते हैं अपन, जैसे कि शेविंग वगैरह, आफ्टर शेविंग लोग यूज करते हैं फिटकरी का। वो क्या करता है, एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है, ठीक है। तो फिटकरी का ऐसे भी यूज करते हैं कुछ लोग, एज ए एंटीसेप्टिक, ठीक है। और ऐसे में बताऊं तो फिटकरी के अलग अलग जगहों पे यूज आते हैं, विशेष प्रयोग जिसको आप बोल सकते हैं। मात्रा 2 से 4 रत्ती तक होती है इसकी। विशेष प्रयोग जैसे फिटकरी के 5% विलयन, जलीय विलयन को व्रण शोधन, मुख प्रक्षालन, गुदा अवयवोनि के प्रक्षालन करने में जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं, पाइल्स पेशेंट होते हैं, उनको क्या है, सिड्स बात बोली जाती है। तो सिड्स बात किससे करवाते हैं? उनको फिटकरी से या टंकण से, ठीक है। तो कई लोग फिटकरी से करवाते हैं, एज ए एंटीसेप्टिक काम करती है वहां पे, कि भाई अब पाइल्स वगैरह है तो वहां पे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो वो इन्फेक्शन ना हो उसके लिए यहाँ पे प्रक्षालन वगैरह करवाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही किसी के घाव वगैरह हो गए, उन घावों को धोने के लिए भी 5% फिटकरी सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। मुख प्रक्षालन, किसी मुंह में छाले वगैरह हो गए, या फिर ऐसे ही मुंह में कुछ ना कुछ दुर्गंध वगैरह आती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भी फिटकरी के जो है कुल्ले करने को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा नासा में रक्तस्राव होने पर गोदुग्ध में फिटकरी घोलकर नाक में डालने पर नासास्राव बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब नस्य दे दिया आपने, गोदुग्ध प्लस फिटकरी का। तो इस प्रकार से जो है इसका प्रयोग बताया है। कहीं कट लग जाने पर चूर्ण लगाने से रक्तस्राव बंद हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे किसी अंग विशेष पर आपके कोई कट लग गया, जैसे चाकू से लग गया कट, है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, घर में फिटकरी पड़ी है, तो फिटकरी का चूर्ण करके उस चूर्ण को जो है उस घाव पर या उस कट पर जो है घिस देना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाएगी, वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। और ब्लीडिंग नहीं होगी तो धीरे धीरे करके घाव वगैरह भी ठीक हो ही जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिटकरी 1 रत्ती और 3 ग्राम चीनी को दिन में 3 बार खाने से जो है रक्तपित्त रोग जो है नष्ट हो जाता है। क्या है, फिटकरी में एक प्रॉपर्टी होती है स्तंभन की, रक्त स्तंभन करती है वो। तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं वहां पर फिटकरी जो है अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। फिर यही चीज जो अभी मैंने पढ़ा कि भाई फिटकरी और चीनी का जो योग है, वो अगर रेगुलर खाते हैं ना, खाने से पूर्व, तो वो विषम ज्वर की भी नाशक होती है, यानी विषम ज्वर को भी दूर करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिटकरी के कुछ स्पेशल यूजेस हो गए जो अपन देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अपन यूज करते हैं। इसके प्रमुख योगों की बात करें तो शंख द्राव एक योग आता है, एलादि मंथ, ठीक है। इसके अलावा चतुसुधादि रस, शुभ्रा भस्म एक बहुत कॉमन योग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में देते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही शंख द्रावक रस, इस प्रकार से कुछ योग हैं, आप 2-3 नाम याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुभ्रा भस्म तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट योगों में से एक है। इस प्रकार से अपना जो है फिटकरी का जो है अपने कंप्लीट हो जाता है। मेनली फिटकरी का जो यूज लेते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए रक्त स्तंभक कार्य के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा घरेलू यूज देखे तो फिटकरी का कई लोग पानी को साफ करने में भी यूज लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिटकरी अपनी कंप्लीट होती है। अब अपना अगला आता है हड़ताल, ठीक है। हड़ताल क्या है, ऑर्पिमेंट, इंग्लिश नेम इसका ऑर्पिमेंट है, ठीक है। या इसको बोलते हैं येलो आर्सेनिक, ठीक है। हड़ताल मतलब आर्सेनिक का एक, क्या बोलते हैं उसको, मिनरल टाइप है, आर्सेनिक का एक खनिज है, ठीक है। आर्सेनिक का एक यौगिक है। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, AH2S3, यानी इसमें आर्सेनिक और गंधक दोनों है, ठीक है। तो इसके पर्याय की बात करें अपन
तो इसके पर्याय हैं हरिताल, ठीक है, ताल, तालक, नटभूषण, तटमंडनक, विड़ालक, चित्रगंध, पिंजर, ठीक है, वंशपत्रक, आल, मल्लगंधज, खरजूर और वंगारी। वंगारी इसलिए बोला है कि वंग के मारण में जो है हड़ताल का प्रयोग करते हैं, यानी वंग को जो नष्ट करने वाला होता है, वंग का शत्रु जो होता है वो हड़ताल होता है, इसलिए यहाँ पे जो इसका एक नाम वंगारी भी है, मतलब हड़ताल वंग को तोड़ने वाला है, वंग का मारण करने में जो है ये काम आता है, इसलिए इसको जो है वंगारी बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा विराल और गोदंत ये भी इसके कुछ पर्याय बोले जाते हैं, ठीक है। इतिहास की इसकी थोड़ी बहुत बात करें तो इतिहास क्या है इसका, कि चरक और सुश्रुत संहिता में अनेक योगों में जो है इसका प्रयोग किया गया है। बाद में रस शास्त्रीय ग्रंथों में शोधन, मारण आदि में इसका जो है प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सब जो है आप याद रखना। फिर इसके बारे में अपन प्राप्ति स्थानों की बात करें तो विदेशों से ही मिलता है, भारत में ये कम ही मतलब नेग्लिजिबल ही है, भारत में ये मिलता ही नहीं है, ठीक है, ज्यादातर ये विदेशों में ही मिलता है, ठीक है। इटली व ईरान इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं। कृत्रिम निर्माण सूरत और कलकत्ता में होता है, कृत्रिम जो आर्टिफिशियली इसका जो निर्माण होता है वो सूरत और कलकत्ता में किया जाता है, ठीक है। तो हड़ताल क्या है, अपन वापस एक बार मैं बताता हूँ शॉर्ट में, कि हड़ताल जो है संख्या यानी आर्सेनिक और गंधक का यौगिक है। इसका कृत्रिम निर्माण भी किया जाता है एक स्पेसिफिक रेशियो में जो है इनको मिक्स करके, ठीक है। और इसको मल्लगंधज भी बोलते हैं, एक पर्याय इसका मल्लगंधज भी है, ये जो है अपन ने पढ़ाया था मल्लगंधज, ठीक है। और आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड AS2S3 इसका जो है केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और ये एसिड्स में जैसे कि अपने एसिड बेस अमोनिया, इनमें जो है ये घुलनशील होता है, ठीक है। और इसको जब अपन जलाते हैं तो गंधक और लहसुन की सी जो है गंध देकर और आग में उड़ जाता है आर्सेन ये यौगिक, ठीक है। और पीत वर्ण का चमकीला स्वर्ण जैसा ये होता है। ये इसमें आप चीजें थोड़ी थोड़ी देख लेना, बुक में मिल जाएंगी, कुछ कुछ आप याद कर लेना। वेद की बात करें तो दो प्रकार का होता है, पत्र हड़ताल जो कि बेस्ट क्वालिटी का होता है, और पिंड हड़ताल जो कि निकृष्ट या लो क्वालिटी का होता है, जो, ठीक है। मतलब अपन मेनली पत्र हड़ताल को ही जो है अपन मेडिसिनल पर्पज में यूज लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि पत्र हड़ताल वाला जो है वो कैसा होता है, तो सुवर्ण सदृश पीतवर्ण वाला होता है, बाहर में गुरु, स्निग्ध और पतले पतले बहुत से पत्रों, पत्र हड़ताल नाम से ही पता लग रहा है इसमें लेयर्स होंगी अलग अलग, ठीक है। तो लेयर्स के रूप में जो है पत्रों के रूप में ये प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे बता रखा है बहुपत्र युक्त चमकदार, ठीक है। फिर रसायन व औषध कार्य के लिए ये श्रेष्ठ होता है, और इसमें क्या होती है, अशुद्धि भी कम मात्रा में मिक्स होती है, तो इस प्रकार से जो है पत्र हड़ताल होता है। फिर पिंड हड़ताल की बात करें तो पिंड हड़ताल क्या है कि पत्र रहित होता है, एक तो डायरेक्ट पिंड यानी पत्थर जैसे होता है ना, एकदम सॉलिड इस फॉर्म में होता है, एकदम सॉलिड फॉर्म में पिंड के समान होता है। अल्प सत्व वाला और चमक रहित होता है, मतलब इसमें जो है चमक भी नहीं होती है, ठीक है। और पत्र हड़ताल की अपेक्षा जो है अल्प गुण वाला होता है, ठीक है। और जो लेडीज हैं इनमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है उसको रोकने वाला, उसको नष्ट करने वाला होता है, ठीक है। इसमें अशुद्धि भी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इसको मेडिसिनल पर्पज में यूज नहीं लेने का भी बोला गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से पत्र और पिंड हड़ताल होता है, श्रेष्ठ पत्र हड़ताल है, और जहां भी आप यूज करोगे हड़ताल के योग वहां पे पत्र हड़ताल को ही प्रयोग करने का बताया है, ठीक है। हड़ताल के शोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है भाई, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है रस तरंगिणी में, रस रत्न समुच्चय में, कि अशुद्ध हड़ताल जो होता है वो आयु का नाशक होता है, वात कफज रोग उत्पन्न करने वाला होता है, प्रमेह और शरीर में ताप उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। और जो भी स्किन टाइप डिसऑर्डर टाइप के होते हैं, अब चूंकि ये बहुत उष्ण प्रकृति के होते हैं, तो क्या होता है जो स्किन में जो है अलग रैशेज वगैरह हो गए, ठीक है, या स्पॉट यानी फोड़े फुंसियां हो गए, तो वह इस तरह के जो है साइड इफेक्ट करने वाला होता है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, वात कफज विकार, इसके अलावा रक्त विकार और कुष्ठ रोग जो है ये उत्पन्न करने वाला होता है, और ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर ये मृत्यु कारक भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है हड़ताल के नुकसान है अशुद्ध हड़ताल सेवन के, इसलिए जो अपना हड़ताल है उसको शोधन की आवश्यकता होती है। अब शोधन किस में करते हैं इसका, कुष्मांड स्वरस, तिल क्षार जल,
या चूर्णोदक, इनमें से किसी भी एक द्रव में दोलायंत्र विधि से शोधन करने पर जो है हड़ताल शुद्ध हो जाता है। यानी एक प्रहर यानी 3 घंटे तक जो है उसमें शोधन करने का बोला गया है। ठीक है, तो या तो कुष्मांड स्वरस ले लो या तिलछार जल या चूर्णोदक में, तो इनमें से भी किसी एक द्रव्य में जो है दोलायंत्र विधि से स्वेदन करना है। दूसरा, त्रिफला क्वाथ या तिल तेल में 12 घंटे तक दोलायंत्र विधि से स्वेदन करने से भी क्या है, हड़ताल जो है शुद्ध हो जाता है। ये हो गया इसका शोधन। ठीक है, फिर उसके बाद अपन मारण यानी भस्म निर्माण, हड़ताल भस्म निर्माण की बात करें तो क्या है यहाँ पे विधि। शुद्ध हड़ताल में पलाश त्वक मूल त्वक में मधु के समान काढ़े क्वाथ की 3 भावना देकर पुनः उसमें भैंस के मूत्र की भावना देकर चक्रिका बनाया। यानी क्या लिया अपन ने, सबसे पहले शोधन कर लिया हड़ताल का, शुद्ध हड़ताल लिया, उसमें क्या किया अपन ने, पलाश मूल त्वक के जो है क्वाथ की 3 भावनाएं दी। तो पहला स्टेप क्या किया, पलाश मूल त्वक के जो है, पी से डिनोट करो, पलाश मूल त्वक की जो है क्वाथ की 3 भावनाएं दी। फिर दूसरे स्टेप में अपन ने क्या किया, मूत्र, ठीक है, भैंस के मूत्र, माहिष मूत्र की जो है भावना दी उसमें और चक्र का निर्माण कर लिया। फिर तीसरा जो है अपन ने पुटपाक किया। ठीक है, 10 उपलों की जो है अग्नि से जो पाक करके जो है अपने हड़ताल की भस्म बनाई। कितने पुट दिए, 12 पुट दिए। ठीक है, यानी तीसरा जो स्टेप था वो पुटपाक था। ठीक है, तो इन 3 स्टेप में जो है हड़ताल भस्म अपन ने तैयार की। सबसे पहले मतलब पलाश मूल त्वक का जो है गाढ़े क्वाथ की 3 भावनाएं दी, फिर उसके बाद माहिष मूत्र की भावना दी, और फिर उसके बाद जो है शराव संपुट करके, चक्रिकाओं का शराव संपुट करके जो है और भस्मीकरण किया किसका, हड़ताल का। ठीक है, 12 पुट देने से जो है हड़ताल की भस्म तैयार हो गई। ठीक है, ये इस प्रकार से जो है हड़ताल का मारण अपन ने पढ़ लिया। एक विधि और बताई जाती है, तो वो विधि क्या है, 5 तोला शुद्ध हड़ताल में अर्क दुग्ध की, मतलब मात्रा बता रखे हैं यहाँ पे, 5 तोला शुद्ध हड़ताल में अर्क दुग्ध की 10 भावना देकर चक्रिका बनाकर पलाश भस्म के मध्य रखकर भस्म यंत्र विधि से 4 याम, ठीक है, 4 याम 4 प्रहरी होता है, मतलब 12 घंटे तक पाक करने पर जो है हड़ताल की भस्म बन जाती है। दोनों में से कोई भी एक विधि याद कर लेना। पहली विधि ज्यादा इजी है, तो वो याद कर लो तो ठीक है, तो वो आप देख लेना। हड़ताल भस्म की परीक्षाएं, जो नॉर्मल भस्मों की परीक्षाएं होती है वो तो सारी होंगी। एक मैंने जब भस्म परीक्षा बता रहा था तो मैंने कुछ विशेष परीक्षाएं बताई थी, जिसमें से एक थी निर्धूम परीक्षा, तो वो हड़ताल भस्म की थी। अग्नि पर डालने पर उसमें धुआं न निकलने पर भस्म तैयार है, और धुआं निकलने पर ठीक से मारण नहीं हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। मतलब अगर आपने अग्नि संयोग किया, उस भस्म को अग्नि पर डाला और धुआं उठा भस्म से, तो आप मानना कि भस्म तैयार नहीं है ढंग से, इसमें अभी और गुंजाइश है, इसको वापस मारण प्रोसीजर यानी वापस भस्मीकरण करना है। लेकिन धुआं नहीं निकल रहा है तो मतलब वो शुद्ध है, पूरी तरह तैयार है। ठीक है, अब भस्म के गुणों की बात करें तो रस में कटु तिक्त कषाय होती है, स्निग्ध गुरु गुण में होती है, और वीर्य में उष्ण होती है। उष्ण है तो वात कफज विकारों में जो है अच्छा काम करेगी। ठीक है, स्निग्ध है, और चूंकि भस्मों में नेचुरली गुण होता है जो इस एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, तो वो रक्त विकारों में भी विष भूत बाधा को नष्ट करने वाली होंगी। अकेले हड़ताल सेवन से जो है स्त्रियों में आर्तव नष्ट हो जाता है, इसलिए अकेले हड़ताल का कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब अकेले हड़ताल भस्म का कभी सेवन नहीं करना चाहिए, और हमेशा योग के रूप में जो है हड़ताल के सेवन का बता रखा है। अग्नि दीपक होता है, बल्ले होता है, ठीक है, कांतिवर्धक, वृश्य, ओजकर, पुष्टिकर और मृत्युनाशक, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज या गुण बता रखे हैं। ठीक है, मात्रा 1/4 से आधा रत्ती तक इसकी मात्रा सेवन करनी चाहिए। अनुपान क्या होगा, गुड़ूची कषाय यानी गुड़ूची का जो है काढ़ा जो अपन ले सकते हैं, शहद और घृत, ये जो है रोग के अनुसार जो है इसके अनुपान हो गए। ठीक है, पथ्य की बात यहाँ पे बताए, क्या सेवन करना चाहिए क्या नहीं, तो लवण, अम्ल, कटु रस वाले पदार्थों का आतप सेवन का त्याग करना चाहिए, अपथ्य बता रखा है यहाँ पे आप। ठीक है, लवण का त्याग न हो तो सेंधव लवण का सेवन करना चाहिए, यानी आप बिल्कुल अगर छोड़ नहीं सकते लवण सेवन, तो सेंधव लवण आप लेने को कह सकते हैं कि हाँ भाई सेंधा नमक आप यूज कर सकते हो, पेशेंट को बोल सकते हैं ऐसा। फिर हड़ताल सेवन जन्य विकार शमनोपाय, यानी
हड़ताल की भस्म किसी ने सेवन किया, हड़ताल का कोई योग किसी ने सेवन किया और उसके कोई साइड इफेक्ट दिखे, तो उस साइड इफेक्ट को दूर करने के क्या तरीका है, तो वो यहाँ बता रखा है। शर्करा युक्त जीरक का 3 दिन तक सेवन करें, तो उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट जो है वो सबसाइड हो जाएंगे या दूर हो जाएंगे। या फिर जीरक, मधु और कूष्मांड स्वरस की का दिन में 3 बार सेवन करें, इससे भी क्या है, आपके सिम्टम में रिलीफ मिलेगा या जो हड़ताल के साइड इफेक्ट है वो दूर होंगे। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट योग आता है हड़ताल का, कौन सा, रस माणिक्य। ठीक है, रस माणिक्य निर्माण बहुत इम्पोर्टेंट है। रस माणिक्य जो है काफी सारे योगों में जो है अपन देते हैं, खासकर स्किन डिसऑर्डर जब होते हैं ना, तो स्किन डिसऑर्डर में जो रस माणिक्य को एज ए एंटीबायोटिक जो है अपन देते हैं। मतलब बहुत इम्पोर्टेंट यूज है रस माणिक्य का, ज्यादातर जगह वो दिया जाता है स्किन डिसऑर्डर्स में। ठीक है, और इसके अलावा फीवर वगैरह में भी कई लोग रस माणिक्य को देते हैं। तो रस माणिक्य निर्माण की क्या विधि है, इसमें अपन मेनली क्या क्या चीजें लेते हैं, शुद्ध पत्र हड़ताल। रस माणिक्य निर्माण की विधि बताई थी रसेंद्र चिंतामणि ने, ये याद रख लेना ग्रंथ। ठीक है, तो शुद्ध पत्र हड़ताल है यहाँ पे, कूष्मांड स्वरस और अम्ल मस्तु द्रव्य, मतलब मस्तु जो होता है ना, दही का पानी, मस्तु होता है दही का पानी, तो वो लिया है अपन ने यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले शुद्ध हड़ताल लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर उसमें कूष्मांड स्वरस और गोदधि जल यानी मस्तु की में 3-3 दिन तक डुबो कर रखेंगे। मतलब पहले 3 दिन कूष्मांड स्वरस में डुबो के रख लिया, फिर आगे 3 दिन मस्तु में जो है डुबो के रख लेंगे। ठीक है, फिर पुनः इसको साफ पानी से प्रक्षालन कर लेंगे। इसमें मैंने लिख नहीं रखा है, बट आपको विधि मैं पूरी बता रहा हूँ। क्या किया, सबसे पहला स्टेप कि सबसे पहला स्टेप अपन ने क्या किया, शुद्ध पत्र हड़ताल लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। फिर दूसरा स्टेप, कूष्मांड स्वरस, केएस कूष्मांड स्वरस है, कूष्मांड स्वरस में 3 दिन तक डुबो कर रखा। फिर तीसरा स्टेप, जो मस्तु था, मस्तु में 3 दिन तक आगे डुबो कर रखा। फिर चौथा इसका प्रक्षालन, स्वच्छ पानी से जो है इसका प्रक्षालन कर लिया कि जो भी मस्तु वगैरह का जो भी पार्ट उसमें जुड़ा गया हुआ है, स्निग्धता आ गई होगी, उसको दूर करने के लिए प्रक्षालन कर लिया नॉर्मल पानी से। ठीक है, 4 स्टेप हो गए। 5वें स्टेप में फिर क्या करना है इसको, कि अभ्रक पत्र लेने हैं और अभ्रक पत्र को मतलब मंदाग्नि पे पाक करना है, यानी 2 अभ्रक पत्र लिए, एग्जाम्पल के लिए ये एक अभ्रक पत्र, इस पे ये शुद्ध हड़ताल डाल दिया। ठीक है, और फिर दूसरा अभ्रक पत्र इस पे लगा दिया और इसको नीचे से क्या किया, अग्नि दे दी। अग्नि देके और इसको अच्छे से जो है अपन ने निर्धूम मंदाग्नि पर पाक किया। ठीक है, जब ये हल्के रक्त वर्ण का हो जाता है ना, रेडिश कलर का, ठीक है, तो अपन मानते हैं कि हाँ ये तैयार हो गया है। फिर इसको जो है अभ्रक पत्रों को जो है अग्नि से हटा देते हैं और दोनों पत्रों को अलग कर देते हैं। फिर चिमटे से या जो भी क्लिप वगैरह आपके पास, उससे कुरच कुरच के जो है रस माणिक्य को है पृथक कर लेते हैं। तो यही विधि यहाँ पे बता रखी है। तो शुरुआत में रस माणिक्य को कूष्मांड स्वरस और मस्तु में 3-3 दिन तक डुबो के रख के और उसका प्रक्षालन कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, 2 अभ्रक पत्रों के मध्य रखकर मंदाग्नि पर पकाया। ठीक है, हड़ताल का वर्ण गाढ़ा रक्त वर्ण या माणिक्य जो अपने रत्न होता है ना, उसके जैसा होने पर जो है अग्नि से हटाकर स्वांगशीत कर ले, फिर सावधानी से रस माणिक्य को प्राप्त करें। वात श्लेष्मल ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है और एज ए एंटीसेप्टिक, एज ए एंटीबायोटिक इसका कई रोगों में जैसे कुष्ठ आदि रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हड़ताल भस्म के प्रमुख योगों की बात करें तो तालकेश्वर रस, ताल सिंदूर, नित्यानंद रस, वात गजांकुश रस, ठीक है, समीर पन्नग रस में भी जो है हड़ताल का यूज किया जाता है और रस माणिक्य तो है ही, आपने पढ़ ही लिया। तो इस प्रकार से जो है हड़ताल के योग होते हैं। ठीक है, ये अपना हड़ताल कंप्लीट हो गया। एक बार मैं क्लास एंड करता हूँ, फिर मनयशिला शुरू करते हैं। ठीक है।